Hi guys, मैं हूँ आयुषी and welcome to Law Digest. On the basis of my conversation with you guys over the phone, over WhatsApp, over comments on YouTube, I have come to this understanding that there is one area जिसमें सभी लोगों को problem आ रही है and that is of legal reasoning. So now in order to help you guys, I have come out with a short course on legal reasoning जहाँ पर मैंने पूरा जो कोर्स है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जहां पर 40 questions have been listed in the areas of constitution, contract, IPC and tort. इन 4 एरियाज में उन क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है. नाउ अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस व्हाट इज देयर इन द कोर्सेज, द गोल्डन रूल्स जो आपको यूज करने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. आई हैव टाइम एंड अगेन बीन टेलिंग यू गाइज एज टू व्हाट आर द रूल्स. अपनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मत लगाइए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रिंसिपल है उसको कंक्लूसिव मान के चलिए. टेक द प्रिंसिपल एज कंक्लूसिव. जो फैक्ट्स गिवन है उन फैक्ट्स से बाहर मत जाइए. एंड आई एम श्योर अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट एनी एरर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स में मैंने रैशनल भी दिया है हर क्वेश्चन के बाद कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे लगाकर एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया है. सो नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस व्हाट वी विल डू इज हम 4 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे फ्रॉम दीज 4 सेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट एंड आईपीसी. एंड वी विल सी टुगेदर कि किस तरह से प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई किया जा रहा है और एक कंक्लूजन पे आया जा रहा है. एंड साथ ही साथ आई विल टेल यू द रैशनल दैट आई हैव अडॉप्टेड इन कमिंग टू सच कंक्लूजन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी गाइस किस तरह से हमें इन लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसे जब अपडेट्स आए कोर्सेज को लेके, वीडियोस को लेके, क्वेश्चंस को लेके देन आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस प्रिंसिपल इन दिस क्वेश्चन सेज कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन इन गुड फेथ for the purpose of preventing or avoiding a greater harm or damage to a person or property. सबसे पहले हमने ये फिगर आउट कर लिया कि ये क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ से है. नाउ द फैक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर, सो अब हम लेमैन टर्म्स में समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है. प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक्ट हो रहा है इन गुड फेथ, किसी बड़े हार्म को अवॉइड करने के लिए, किसी डैमेज को अवॉइड करने के लिए टू एनी पर्सन और एनी प्रॉपर्टी, देन सच एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस. ठीक है. सो नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इट सेज ए जम्प्स इनटू द स्विमिंग पूल टू सेव अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. व्हाइल पुलिंग द बॉय फ्रॉम वाटर ए वाज हिट बाय सी. अब ए पूल में गया है किसी को बचाने के लिए, बट during the time he's saving that boy he is hit by another person C. So what A does is वो उस बॉय को वहीं छोड़ देता है and therefore goes to attack C. तो यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? क्रिमिनल लॉ में ऐसे केसेस में क्या लाइबिलिटी बनती है? अब अगर हम क्रिमिनल लॉ के हिसाब से चलेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है, बट वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. हमें सिर्फ इस बेसिस पे ही आंसर करना है. यही प्रिंसिपल है और ये ही फैक्ट्स हैं. सो नाउ कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन दैट विल बी राइट इन दिस केस, ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए सेज ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय. Option B says A has committed the offense of killing the boy. Option C says the boy has committed the offense of suicide. And option D says the boy has committed the offense of drowning. Now option D तो rule out हो जाता है. It does not make any sense कि कोई offense commit हुआ है of drowning, क्योंकि not because IPC says so कि IPC में drowning का कोई section नहीं है, बल्कि on the basis of fact that the principal does not say so. Principal drowning की बात नहीं कर रहा है. So coming on to option A, B and C. अगर हम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं डायरेक्ट फैक्ट्स पे देन वी नो कि यहाँ पर ए जब पूल में कूदा है तो वो बॉय को बचाने के लिए कूदा है. उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी बॉय को बचाने के लिए.
अब जब सी पिक्चर में आ गया है एंड ही अटैक्स ए, देन इट इज नेसेसरी फॉर ए टू अटैक सी टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म. ग्रेटर हार्म उसके लिए क्या होगा कि वो खुद ही मर जाए. सो देयरफॉर ए के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो सी को अटैक करे टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म, एंड हियर ही डज नॉट ओ एनी ड्यूटी टू दैट बॉय. अगर वो खुद ही नहीं बचेगा तो ही वोंट बी एबल टू सेव द बॉय एज वेल. सो देयरफॉर यहाँ पर अगर ए सी को मारता है सो ही डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस. देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर मैंने आंसर्स हाइड कर दिए हैं ताकि हम एक रीजनेबल अप्रोच से आंसर्स की तरफ पहुंच सकें. सो द आंसर हियर इज A. Therefore, A is not guilty of committing any offense. Let's move on to the next question. This question is from Tort, which says, the principle of which says the master is liable for all the acts of his servants done in the course of his duties. जब हम टॉर्ट की बात करते हैं, ऐसा प्रिंसिपल हमें मिलता है वाइकेरियस लाइबिलिटी के केसेस में, जहां पर मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पोंडेड सुपीरियर. सो ये एक मैक्सिम है जिसपे ये प्रिंसिपल बेस्ड है, बट कीपिंग दिस नॉलेज असाइड वी जस्ट हैव टू गो बाय द फैक्ट्स एंड द प्रिंसिपल गिवन इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पर फैक्ट्स को देखते हैं. The facts say that A hired an employee Y in his construction business. Y, who was the property in charge, who received construction material and gave receipts for the material received by him. Z claimed payment for the cement supplied to X which was duly received by Y. मतलब यहाँ पर X और Y है, Y X का एम्प्लॉई है, यहाँ पर एक्स एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसका सुपरविजन उसका एम्प्लॉई वाई कर रहा है. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज दैट वाई रिसीव्स ऑल द मटेरियल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन. देयर इज अ पर्सन जेड जिसने सीमेंट सप्लाई करा था एक्स को, बट उसका जो पेमेंट है सीमेंट का वो अभी तक उसको नहीं मिला है. कॉन्ट्रैक्चुअली उसने सीमेंट सप्लाई तो एक्स को किया था बट वो रिसीव किया था वाई ने, बिकॉज ही इज सुपरवाइजिंग द वर्क. नाउ ही क्लेम्स द पेमेंट फ्रॉम एक्स फॉर द सेम. एक्स बोलता है कि मेरे को हाफ मटेरियल ही मिला है, आई हैव रिसीव्ड ओनली हाफ ऑफ द सीमेंट, सो आई विल जस्ट पे फॉर दैट हाफ, द अदर हाफ हैज बीन मिसयूटिलाइज्ड बाय माय एम्प्लॉय, आई वोंट पे फॉर इट. अब हमें प्रिंसिपल क्लियर है कि मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट्स के एक्ट्स के लिए लाइबल होता है जो एक्ट्स उसका सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज कर रहा है. सो ऑप्शंस देखते हैं इस केस में. ऑप्शंस कहते हैं कि एक्स इज लाइबल फॉर द इंटायर अमाउंट. देन ऑप्शन बी सेज एक्स इज लाइबल ओनली फॉर द पार्ट अमाउंट क्योंकि मटेरियल मिसयूटिलाइज हो गया है. देन option C says X is not liable for the misconduct or embezzlement of his employee. And option D says Z can claim the balance payment only from Y because Y was the one who received the material. Now if you will consider this question as a layman, you might feel कि Y जो है जिसने सामान misappropriate किया है, he should be liable to pay for the balance. But here we just have to go by the principle. We cannot apply our knowledge, our gut feeling into these questions. Therefore इस केस में क्या होगा, X will be liable to pay the entire amount because the principle says so. The principle says कि X liable होगा Y के acts के लिए जो वो अपनी course of duties में during supervision कर रहा है. So therefore the answer to this question is option A. Now अगर हम option C को देखें, it says X is not liable for any misconduct or embezzlement of his employee. ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि जहां पे नए टर्म्स आ रहे हैं, मिसकंडक्ट, एम्बेजलमेंट, वी नो कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये सेपरेटली दिए हुए हैं किसी ना किसी एक्ट में. एंड इफ दिस डज नॉट फॉल विद इन द क्राइटेरिया ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि हम लॉ की नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई करें. बट वी विल नॉट डू द सेम, वी विल जस्ट गो बाय द रीजनिंग. Let's see the next question that pertains to Contract Act.
अब क्वेश्चन में प्रिंसिपल कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज असेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। लेमैन टर्म्स में इसका मतलब है कि अगर कोई ऑफर कर रहा है तो उसका एक्सेप्टेंस जो है वो असेंशियल है इन ऑर्डर टू मेक इट टू एन अग्रीमेंट। नाउ हम फैक्ट्स देख लेते हैं इस केस के। A goes to a friend's party and loses his watch. Then he creates a WhatsApp group and announces a reward of ₹1,000 to whoever finds that watch. Meanwhile, the host of the party finds it and hands it over to A. Ab, on his way back, he checks his WhatsApp messages and approaches A to claim the reward. सो यहाँ पर वी कैन सी कि ए एक पार्टी में गया था अपने फ्रेंड के घर पे, जहां पर उसने अपनी वॉच जो है उस फ्रेंड के यहाँ पर लूज कर दी थी। देयरफॉर आफ्टर दैट ए ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया, बट उसके फ्रेंड को इस रिवॉर्ड का पता लगने से पहले ही उसको वॉच मिल गई एंड ही वेंट टू एज हाउस टू डिलीवर दैट वॉच। एंड ऑन हिज वे बैक व्हेन ही चेक्ड हिज फोन ही फाउंड दैट ए हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर अ पर्सन हु फाइंड्स दैट वॉच। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या ए उस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है या नहीं। सो अगर हम प्रिंसिपल को देखें, इट सेज कि अगर कोई ऑफर है, जो ऑफर यहाँ पर ए कर रहा है ऑफ रिवॉर्ड, कि कोई भी अगर वॉच ढूंढ के देगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसका एक्सेप्टेंस जो है वो असेंशियल है एक अग्रीमेंट बनाने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आया है, फ्रेंड ने तो आउट ऑफ गुड फेथ वो वॉच उसको डिलीवर करी है। फ्रेंड को इस ऑफर के बारे में बाद में पता चलता है जब वो ऑलरेडी डिलीवरी कर चुका है। Therefore, in this case, what will happen is acceptance will not be considered to have given, and therefore this it will not lead to a binding agreement between A and his friend. So options को देख लेते हैं। It says option A says he will get the reward since he found the wallet. Option B says he will not get the reward since he performed a duty of a friend. Option C says he will get the reward since he performed a condition of the contract by returning the wallet. And option D says he will not get the reward since he did not accept the offer as he was unaware about the offer in the first place. So हम ऑलरेडी ये लॉजिक डिस्कस कर चुके हैं कि कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं आया है। सो ए विल बी कंप्लीटली रूल्ड आउट, जहां पर वो कह रहा है रिवॉर्ड मिलेगा सिंस ही फाउंड द वॉलेट। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी सेज कि उसने कंडीशन परफॉर्म करी है कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ रिटर्निंग द वॉलेट, तो एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर्स इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के रिविजन वीडियोस में मेरा पहला वीडियो देखा होगा, वहां पर आई हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट इज अ जनरल ऑफर। वी हैव डिस्कस द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, जहां पर ये बोला गया है कि एक्सेप्टेंस जनरल ऑफर के केसेस में कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। ये नॉलेज वी वोंट अप्लाई इन दिस केस। वी हैव टू गो बाय द प्रिंसिपल, जो ये कह रहा है कि एक्सेप्टेंस का होना ऑफर में जरूरी है। यहाँ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही है। सो नाउ वी विल सी ऑप्शन बी एंड डी। Option B says he will not get the reward since he performed the duty of a friend, and option D says he will not get the reward since he did not accept the offer as he was unaware about the offer in the first place. So दोनों ही options ये बोल रहे हैं कि उसको reward नहीं मिलेगा। But इस केस में correct reasoning क्या होगी, correct answer क्या होगा? The correct answer will be option D, because यहाँ पर principle apply हो रहा है। Principle here does not say that in case of an offer acceptance is not necessary अगर दो फ्रेंड्स के बीच में वो अग्रीमेंट देखा जा रहा है। दैट इज नॉट द प्रिंसिपल हियर, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड D is the correct answer for this question. Let's see the last question of this video, that is on constitution law. नाउ इसमें जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील, and its power to amend is absolute except the basic structure of the constitution.
नाउ वी नो आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट की बात करता है। ये हम सब ने पढ़ा है केशवानंदा भारती केस की, जहां पर ये बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड नहीं हो सकता। बट ऑल दिस इज लॉ, हियर वी आर कंसर्न्ड विद रीजनिंग, legal reasoning. Why do we say legal reasoning? Because the propositions come from legal areas. Facts देखते हैं इस क्वेश्चन के। फैक्ट्स में लिखा है राम गॉट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट बाय ओवरवेलमिंग मेजोरिटी एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इंडिया टू अ हिंदू राष्ट्र फ्रॉम अ सेक्युलर स्टेट। वी ऑल नो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, एंड यहाँ पर राम जो है वो पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ है बाय ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, एंड दे हैव डिसाइडेड कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए। सो इसके लिए व्हाट दे डू इज government decides to amend the constitution and change the preamble. Since he has won by majority, they changed the preamble successfully. This amendment was challenged before the Supreme Court. अब हमें right conclusion बताना है कि क्या होगा। As per the principle, we know कि parliament की power जो है वो amendment की वो absolute है, except when it comes to the basic structure. Let's see the options in this case. Option A कहता है कि amendment has been done by the parliament, जो एक popular opinion represent करता है of the people of India. Why? Because जो लोग हैं, जो MPs हैं पार्लियामेंट, they represent the people of India and they have been elected by the people of India, and therefore the power of the parliament to amend is absolute. Coming to option B, it says amendment is invalid because secularity as provided in the Indian constitution is a part of basic structure of the constitution. Preamble में secularity fall करता है. Now option C says Parliament has full authority to amend the constitution, and option D says amendment is invalid because his government took the decision single handedly. अब ऑप्शन डी हम completely रूल आउट करते हैं, बिकॉज ऐसा कोई प्रिंसिपल यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहा कि अमेंडमेंट आप तब नहीं कर सकते हो जब आप सिंगली देख रहे हो, एंड इन एनी केस सिंगल हैंडेडली वाली सिचुएशन यहाँ पे अराइज नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर ही हैज बीन इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी. Now coming to option C, it says parliament has full authority to amend the constitution. हाँ, अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की, बट एज वी सी इन द प्रिंसिपल इट सेज इट इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंड नहीं कर सकते. देयरफॉर दिस ऑप्शन इज इनकम्प्लीट एंड दिस डज नॉट अप्लाई हियर. कमिंग ऑन टू ऑप्शन ए एंड बी. ऑप्शन ए जो मेजोरिटी की बात कर रहा है, लॉजिकली यू माइट फील कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बट प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो प्रिंसिपल सिंपली ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट आप बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं कर सकते. यहाँ पर एमपीज की या पॉपुलर ओपिनियन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है. सो ए विल बी रूल्ड आउट एंड B is the correct answer to this question. So guys, आपने इस वीडियो में देखा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्या रूल्स फॉलो करे हैं. हमने प्रिंसिपल को पढ़ा है, उसका जो सेंस है प्रिंसिपल का वो हमने डिराइव किया है विदाउट गेटिंग इनटू द लीगैलिटी ऑफ इट. देन जो फैक्ट्स हैं वो हमने कंक्लूसिव माने हैं, हमने अपनी तरफ से कोई भी फैक्ट अज्यूम नहीं किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई लीगल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है विच वी ऑलरेडी नो बिफोर हैंड, जैसे कि हमने देखा वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ डिस्कस हुआ था, देन अमेंडमेंट डिस्कस हुआ था, जनरल एक्सेप्शंस का प्रिंसिपल डिस्कस हुआ था, बट हमने उसमें से कोई भी नॉलेज यहाँ पर इन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करी है. दीज क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड solely on the basis of reasoning. I'm sure if you will follow these rules and इस तरह से आप इन questions को solve करेंगे तो chances of negative marking, chances of getting your questions wrong will be very low. एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, किस रीजनिंग से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, फॉर दैट यू कैन गेट टू माई वेबसाइट www.lawdigest.in, जहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा लीगल रीजनिंग पे, वेयर these questions are given and हर क्वेश्चन के साथ रैशनल दिया हुआ है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है.